दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों आज के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर डिस्कशन होगा। सीएम योगी, पीएम मोदी और साथ ही साथ बिहार के सीएम की रोजगार संबंधित जो घोषणाएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। 26,000 पदों पर विज्ञापन आने वाले हैं, उस पर भी चर्चा होगी। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपी पेट, बीएड बनाम बीटीसी इत्यादि मैटर्स पर हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके पहले जो छात्र पीईटी 2022 की प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी की बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु पब्लिकेशन की है। देखा जाए तो यूपी पेट की इस संपूर्ण गाइड में आपको 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। 2 प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर भी प्रोवाइड किए गए हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो पुस्तक में नवीनतम पाठ्यक्रम के आधार पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। सभी प्रश्नों की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी आपको दी गई है। यह पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से आपको यूपी पेट का एक प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध करवाया गया है जिसमें 20 से अधिक प्रैक्टिस सेट और 1950 से अधिक प्रश्न मिलेंगे और उनकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। तो इन दोनों बुक्स के साथ यूपी पेट 2022 की प्रिपरेशन को बूस्ट करें और सफलता पाएं। तो देखा जाए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। 11 से 17 अगस्त तक ये महोत्सव चलेगा और आज़ादी के 75 साल कल की डेट में हमने पूरे किए हैं। तो ऐसे में पीएम मोदी ने अपने 83 मिनट के भाषण में बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं और रोजगार के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो महिलाओं के लिए है। दोस्तों महिलाओं को या गर्ल्स को स्पेशल रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उनके भाषण से ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आने वाले 25 वर्षों में बढ़ेगा महिलाओं का योगदान, सशक्तिकरण, महिला केंद्रित योजनाओं पर बढ़ने का संकेत। और यहाँ पर कहा है कि देश को विकसित बनाना है तो महिलाओं पर भरोसा बढ़ाना होगा। हर क्षेत्र में बढ़ती भूमिका के बावजूद अभी भी समाज में महिलाओं को कमतर समझा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि देश को सच्चे अर्थों में विकसित बनाना है तो महिलाओं पर और ज़्यादा भरोसा पैदा करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा है कि पिछले वर्षों के अनुभव से कहता हूँ, महिलाओं ने जितना योगदान पिछले 75 सालों में दिया है, आने वाले 25 सालों में उससे कई गुना ज़्यादा योगदान देने वाली हैं। पीएम मोदी वैसे तो अक्सर महिलाओं के योगदान की बात करते हैं, लेकिन लाल किले से जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ने की बात की है वह भविष्य का संकेत भी है और संभवतः राजनीति में होने वाले परिवर्तन की झलक भी हो सकती है। इसका राजनीतिक निहितार्थ भी निकाला जा रहा है। कुछ महीनों पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली जीत का श्रेय उन्होंने महिलाओं को दिया था। उन राज्यों में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा था और हाल ही में आदिवासी महिला को राष्ट्रपति भी बना चुकी है भाजपा सरकार। तो यहाँ पर कोने में दोस्तों देख सकते हैं महिला आरक्षण की दिशा में बढ़ सकते हैं सरकार के कदम। मोदी के भाषण के बाद अटकल लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार महिला आरक्षण को लेकर भी कदम बढ़ाएगी। उसके लिए दूसरे दलों को भी साथ खड़ा होना होगा। संविधान संशोधन का मुद्दा होने के कारण इसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। फिलहाल राजग के घड़े में इसका विरोध नहीं है, लेकिन विपक्ष खेमे में कुछ क्षेत्रीय दल इसके खिलाफ हैं। पिछले अवसरों पर अवरोध खड़ा कर उनकी ओर से इसे अटकाया जा चुका है। कुछ वर्षों में भाजपा की चुनावी जीत में उज्ज्वला जैसी योजना का खासतौर से उल्लेख होता दिखा है तो महिलाओं पर केंद्रित ये रही हैं। तो दोस्तों यहाँ से अवश्य ये चीज़ें निकल सकती हैं कि महिलाओं के लिए स्पेशल रिजर्वेशन का जो प्रोविज़न है वो लाया जाए और इसके लिए सरकार संविधान में आवश्यक जो संशोधन है वो भी कर सकती है। तो महिलाओं के आरक्षण पर लगातार यहाँ पर जो कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार अवश्य ही रिजर्वेशन जैसे मुद्दे पर महिलाओं को वरीयता देने वाली है। यहाँ पर 20%, 22%, कहीं पर 21%, कहीं पर कुछ प्रतिशत, राज्य अपने अपने हिसाब से कुछ भी अनाउंसमेंट करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक फिक्स्ड कोटा जो है वो दिया जा सकता है। खैर देखते हैं कि क्या कुछ होता है, लेकिन आगामी 25 वर्षों में जो भी भाषण रहा है उसमें ज़्यादातर महिलाओं के अगुवाई की बात कही गई है।
तो अवश्य ही हर क्षेत्र में इनका योगदान लिया जाएगा, तो अवश्य इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है और देना भी चाहिए, क्योंकि महिलाएं एक स्पेशल क्लास होती हैं और ये पुरुषों की बराबरी तभी कर पाएंगी जब इन्हें कुछ जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा। और फिर जब सबल हो जाएंगी, सक्षम हो जाएंगी, तो फिर उतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर 82 मिनट तक देश को संबोधित किया है। मैंने थोड़ा सा गलत बोला, 83 मिनट शुरू में कहा था। 96 मिनट लंबा भाषण दिया था वर्ष 2016 में। अब तक का सबसे बड़ा भाषण का अगर रिकॉर्ड देखें तो पीएम मोदी साहब के पास ही है। बहुत ज़्यादा लंबे भाषण इनके द्वारा दिए गए हैं। अब दोस्तों दूसरी तरफ हम बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने जनवरी फरवरी 2023 में रोजगार देने की बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जनवरी फरवरी 2023 में सरकार यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। इसकी तैयारी बड़े स्तर पर चल रही है। समिट में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ में वह प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका भी निभा सकेंगे। समिट से युवाओं को प्रदेश में नौकरी के भी नए अवसर प्राप्त होंगे। तो जनवरी फरवरी 2023 में इस प्रोजेक्ट के तहत लाखों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावनाओं के आसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से जताए गए हैं। उन्होंने दोस्तों आगे ये भी कहा कि सरकार प्रदेश के हर घर के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है। यहाँ पर नौकरी और रोजगार दोनों एक अलग क्लास है और नौकरी के साथ साथ रोजगार भी देने की बात सीएम योगी जी के द्वारा कही गई है। इसी का परिणाम उन्होंने बताया कि प्रदेश जहां 2016 में बेरोजगारी दर 18% के साथ जूझ रहा था, वहीं अप्रैल 2022 में यह घटकर 2.9% पर समिट गया है। सरकार युवाओं के उज्जवल भविष्य को लेकर आशान्वित है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 5 सालों में प्रदेश के 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। 1 करोड़ 61 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र के विभिन्न रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए 60 लाख से अधिक युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भारी गिरावट हुई है। और इन्होंने ये भी कहा कि 100 दिन में ही 10,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लक्ष्य को समय से पहले ही 100% पूरा कर लिया गया था। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को कम से कम एक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश में परिवार आईडी बनाकर किसी भी रोजगार से वंचित परिवारों को प्राथमिकता पर रोजगार के समुचित अवसर जल्द उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों अब हम चलेंगे बिहार की तरफ। नई टीम उतारने से पहले नीतीश का वादा है बिहार में देंगे 20 लाख रोजगार। देखा जाए तो बिहार में मंत्रिमंडल गठन का मंगलवार हो सकता है। इससे एक दिन पहले सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 लाख रोजगार देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि सरकार के अंदर और बाहर दोनों जगह नौकरी और रोजगार के इंतजाम करवाएंगे। तेजस्वी यादव ने 2020 चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। वहीं महागठबंधन की सरकार में आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस की ओर से मंत्रियों की संख्या को लेकर अंतिम समय में दांवपेच जारी है। सूत्रों के अनुसार 16 मंत्री आरजेडी कोटे से तो 13 मंत्री जेडीयू कोटे से हो सकते हैं, 2 मंत्री कांग्रेस के हो सकते हैं। तो स्पेशल बात करें दोस्तों तो 20 लाख जो रोजगार है वो बिहार से निकल के आएगा। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड उत्तर प्रदेश की तरफ से लखनऊ जल्द ही यूपी में 26,210 कांस्टेबल की भर्ती शुरू हो सकती है। दोस्तों देखा जाए तो पुलिस विभाग में लगभग 40,000 पदों पर भर्तियां 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं, ऐसा योगी जी ने भाषण में कहा था। तो ऐसी उम्मीद है कि 15 अगस्त की व्यस्तता के बाद अब किसी भी दिन यूपीपीबीपीबी की ओर से कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। किसी कारणवश अगर इस सप्ताह कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ तो अगले सप्ताह तक यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती शुरू हो जाएगी। भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने पर 12वीं और इच्छुक अभ्यर्थी यूपी पुलिस की आधिकारिक और ऑथेंटिक वेबसाइट है upbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयु सीमा अगर योग्यता की बात करें तो कांस्टेबल भर्ती में 18 से 22 साल तक के युवा
आवेदन प्रक्रिया में 12th पास जो भी हैं वो भाग ले सकते हैं। हालांकि यह आयु सीमा और योग्यता संभावित है। भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने पर स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए करीब 20 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। इस हिसाब से माना जा रहा है कि एक पद के लिए 76 दावेदार होंगे। ऐसे में कांस्टेबल परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन देखने के लिए मिलेगा। यूपीएसआई भर्ती में असफल रहे लाखों युवा आने वाली कांस्टेबल भर्ती में किस्मत आजमाना चाहेंगे। दोस्तों देखा जाए तो ओएमआर पर ऑफलाइन मोड से होगी, यानी परीक्षा सीबीटी मोड में नहीं होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। परीक्षा में जनरल नॉलेज, जनरल हिंदी, साइंस, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू, रीजनिंग एबिलिटी विषयों से प्रश्न आएंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहने वाले हैं। लिखित परीक्षा सीसीटीवी कैमरे में होगी और इसकी वीडियो कवरेज भी रिकॉर्ड होगी। दोस्तों कल एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी है। तो ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है, 90% से ज़्यादा की उम्मीद है कि आज ही जो आपका एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का रिजल्ट है देर शाम तक जारी किया जा सकता है। अगर विपरीत परिस्थितियों में ये परीक्षा परिणाम जारी नहीं होता है दोस्तों, तो 1 से 2 दिन यानी कि इसी हफ्ते में जो संशोधित परीक्षा परिणाम है वो जारी हो जाएगा। अब दोस्तों देखें तो पीटी 2022 से भर्तियों की भरमार रहने वाली है। पेड 2021 से अगर भर्ती आएगी तो सिर्फ एक भर्ती है, वो है एजीटीए की वैकेंसी। इसके बाद आपको जितनी भी वैकेंसी हैं वो पेड 2022 से ही देखने के लिए मिलेंगी, क्योंकि पेड की वैलिडिटी 21 वाली की अक्टूबर में ख़त्म हो रही है और पेड 2022 आपका 15 और 16 अक्टूबर को कंडक्ट हो रहा है। तो फिर पेड 2022 से ही भर्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। पेड 2022 से आपकी सबसे पहली भर्ती होगी 5 से 6 हज़ार पदों पर लेखपाल की भर्ती, और फिर इसके बाद ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, और इसके बाद आपको जूनियर असिस्टेंट 2022 या 23 की जो भर्ती है उसका भी नोटिफिकेशन पेड 2022 से ही देखने के लिए मिलने वाला है। लोअर पीसीएस 2022 का अनाउंसमेंट पेड 2022 से ही हो सकता है, और साथ ही साथ बहुत सारे भर्तियों के विज्ञापन हैं जो पेड 2022 से आएंगे। तो इस वजह से पेड को आपको प्राथमिकता में लेकर के चलना है। अब दोस्तों बात करें बीएड बनाम बीटीसी मामले की, आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इसकी जो डेट है वो फिक्स है। एज फ्रेश मैटर लगा हुआ है और काफ़ी ऊपर लगा हुआ मैटर। तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि कोर्ट के बैठने के घंटे भर के बाद ही ये मैटर टेकअप हो जाएगा। 11 बजे तक इस मैटर की सुनवाई की पूरी संभावनाएं हैं। अगर बहुत कुछ लेट हुआ तो 12 बजे तक लंच के पहले इसका जो हियरिंग है वो हो जाएगा। पिछली डेट में एनसीटी की एडवोकेट्स की अनुपलब्धता की वजह से इस मैटर में नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग लगाई गई थी, लेकिन देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। बहुत जल्द ही इस केस का निस्तारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा यह है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी केस पेंडिंग है, तो इस वजह से यहाँ पर जज साहब इसको डिलेट कर सकते हैं। खैर देखते हैं क्या कुछ होता है। जो जैसी अपडेट होगी आप सभी को इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में मिलते हैं।